गुड मॉर्निंग डियर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, चा मॉर्निंग। आई होप कि सभी बच्चे अच्छे से घर पर रहकर पढ़ रहे होंगे और इस कोविड के टाइम में सभी घर पे बैठ के पढ़ने की तैयारी, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि भी इस कोविड से नुकसान जितना हुआ है उतना बच्चों की सेल्फ स्टडी का सिस्टम भी बना है और टीचर को भी और बच्चों को भी थोड़ी बहुत परेशानी हुई है। पर हम उस परेशानी को परेशानी ना समझकर एक नया आविष्कार समझ ले कि हर एक टीचर को यूट्यूब पे चैनल बनाने का मौका मिला और जूम चलाने का मौका मिला, नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिला और बच्चों को घर पे जो टीचर, जो स्कूल वाले बार बार कहते थे कि भी मोबाइल नहीं यूज़ करना, मोबाइल नहीं यूज़ करना, आज टीचर और स्कूल कह रही है कि बच्चों को मोबाइल लेके स्कूल भेजो, ट्यूशन भेजो, सब कुछ। तो एनी हाउ वी आर हियर एट ग्रेट पोडियम ठाकुर फिजिक्स क्लासेस, जो कि आप लोगों के सपोर्ट के कारण चल रहा है। और आज हम नीट और मेन का एक बेहतरीन टॉपिक और सीबीएसई का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि सपोज करो कि एक किश्ती पे हम चल रहे हैं, किश्ती रेस्ट पे है, तो जैसे जैसे वॉक करेंगे तो किश्ती थोड़ी थोड़ी पीछे होती है। वो कितनी पीछे हो रही है ना। सेकेंड थिंग, मैं आपको ये कहूं कि आप एक स्मूथ सरफेस के ऊपर प्लैंक रखा है, प्लैंक के ऊपर आप मूव करो तो प्लैंक धीरे धीरे पीछे की ओर चलेगा क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। तीसरा, उसी तरह से वेज के ऊपर अगर स्मूथ सरफेस पे रखा है, ऊपर से कोई चीज नीचे छोड़ोगे तो वेज भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो चेंज कितना करेगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, हमारा टॉपिक यह है। देखिए, नीट वाले स्टूडेंट इस टॉपिक को जरूर अच्छे से करें। हम इसको सीबीएसई के तौर से भी पढ़ेंगे और जैसे मैंने कैविटी आपको पढ़ाई है वैसे इस टॉपिक को आप देखना ध्यान से। ट्रिक फॉर plank what and wedge. Trick for plank, what and wedge motion on smooth surface. Trick for wedge smooth surface कि वो ये कहता है कि ये एक प्लैंक है और ये एक स्मूथ सरफेस पे पड़ा है और इस पे एक आदमी चल रहा है। वाटर के अंदर एक बोट है, उस बोट के अंदर एक आदमी है और एक प्लैंक है, उसको भी मैंने किस पे रखा बेटे, स्मूथ सरफेस पे। और उस स्मूथ सरफेस के ऊपर मैंने क्या रख दी बेटे, एक बॉल रख दी। मैंने कहा कि ये आदमी इस तरफ मूव कर यहां आ रहा है, ठीक है। जब इसकी मूवमेंट यहां हुई तो प्लैंक किस पे पड़ा है बेटे, स्मूथ सरफेस पे। किस पे पड़ा है, स्मूथ सरफेस। तो जैसे जैसे ये इस तरफ चलेगा अपनी v वेलोसिटी से, तो वैसे वैसे प्लैंक भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक। सेम यही एक बोट है पानी के अंदर और इसको भी इस पर्सन को बोट के अंदर चलकर यहां आना है। तो वो कहता है कि ये बोट कितना डिस्प्लेस हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। सेम
ये वेज जब इस बॉल इसके ऊपर रब करेगा, मतलब मूव करेगा, तो ये स्मूथ सरफेस पर पड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये वेज कहीं ना कहीं पीछे की ओर मूव करेगा। क्लियर? तो ये x यहां पर कितना हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है। समझे कि अगर मैं स्मूथ सरफेस पे हूं और स्मूथ सरफेस पे होने के कारण मैं कहां कहां मूवमेंट करता हूं और मूवमेंट के कारण उस वेज, प्लैंक और बोट के अंदर कितना डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। बेटे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, कॉपी पेन निकाल लो, साथ साथ करते जाना। टॉपिक के साथ साथ मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगी। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि हमने इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए सेंटर ऑफ मास पढ़ा है। क्या पढ़ते थे? m1 x1 m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोग ये यूज कर रहे थे। तो मैं ये कहूं कि इसी फॉर्मूले को मैं आपको, वैसे तो ये बहुत सारे तरीकों से होता है बेटा, पर हम जो बार बार पढ़ रहे हैं हम उसी के ऊपर सारा कॉन्सेप्ट। देखो कितना इजी होगा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद आप लोग स्टेटमेंट पढ़ोगे और साथ के साथ करोगे। तो इस सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। कोई फोर्स का मतलब स्मूथ सरफेस है ना, तो एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स की वैल्यू क्या हो गई बेटे? 0। F एक्सटर्नल क्या हो गया? 0। तो देयरफॉर M सेंटर ऑफ मास आल्सो 0। तो आप कह सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आल्सो 0। बट अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ऐसा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स कहूं कि 0 हो गया है, तो आप समझोगे कि भाई उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, पर उसके इंटरनल पार्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है जो कि क्या हो जाती है बेटे? कांस्टेंट हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नोट करिए बेटे, शाबाश। क्लियर है? चलो मैं इसको आपको दो एग्जांपल से लेके चलता हूं। सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि यहां एक पर्सन है और वो पर्सन एक बोट में है और वो एक रफ प्लेन पे पड़ा है। किस पे बैठा है? रफ प्लेन पे। बेटे जब रफ प्लेन पे होगा तब की सिचुएशन क्या होगी? और ये एक स्मूथ सरफेस में, स्मूथ सरफेस मतलब पानी के अंदर है, और वही आदमी यहां खड़ा है। ठीक? अब आप एक बात सोचकर बताओ कि जब ये यहां चलेगा और यहां से ये बेचारा प्राणी जब यहां पहुंचेगा, तो आप बताओ कि क्या ये बोट हिलेगी? नहीं हिलेगी। किसी एक फोर्स ने इसको यहां पे पकड़ कर रखा हुआ है। वो फोर्स कौन सा है बेटे? फ्रिक्शन फोर्स। कौन से फोर्स ने इसे पकड़ रखा है? फ्रिक्शन फोर्स ने।
कि एक रेतीले जगह पर या आप किसी रफ प्लेन के ऊपर एक बोट के अंदर बैठे हो और आपने कहा कि भाई मैं इसके ऊपर चल रहा हूं, तो ये बोट हिलेगी भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स उसको पकड़ के बैठा है। पर अगर मैं यहां पे आऊं और मैं कहूं कि भाई ये बोट यहां आ गया, ठीक है, बोट में से ये पर्सन इस रास्ते से यहां आ रहा है, तो स्मूथ सरफेस पे जाहिर सी बात है जैसे जैसे ये इधर चलेगा बोट हिलेगी और बोट इसके अपोजिट में जाएगा। जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा ये बोट आगे जाती जाएगी, तो यहां पे इसकी जो x डिस्प्लेसमेंट होगी हमें वो कैलकुलेट करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आप कहीं पे चल रहे हैं, एक फर्श के ऊपर मान लो चटाई रख दी, जैसे जैसे आप चटाई के ऊपर चलेंगे, मैट के ऊपर चलेंगे, तो मैट धीरे धीरे पीछे होता जाता है। हमें वही पता करना है कि वो मैट कितना पीछे हो गया। दैट्स इट, नोट डाउन। इस सब कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, अब प्लैंक का एग्जांपल। सपोज करो कि ये एक प्लैंक स्मूथ सरफेस पे है, क्लियर? और वही प्लैंक मैंने क्या किया, एक रफ सरफेस पे है, और ये किस पर है बेटे? स्मूथ पर। आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि जब भी क्वेश्चन आप करने लगो तो आपको जो स्मूथ सरफेस देगा ना, उस स्मूथ सरफेस को आपने क्या मान लेना है? रफ सरफेस। उस स्मूथ सरफेस को आपने क्या मानना है? रफ सरफेस। और रफ सरफेस मानते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हम इसकी वैल्यू जैसे जैसे देखो, मान लो इसका मास हमने m ले लिया और प्लैंक का मास मैंने क्या ले लिया बेटे? m, कैपिटल M। तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा, क्योंकि जिस तरफ ज्यादा मास होगा उसी तरफ होगा बेटे। तो सेंटर ऑफ मास यहां, ठीक है? तो हम कहते हैं कि ये बॉडी पीछे की ओर आ गई, ठीक है? तो जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट वो क्या आ रहा है? हमें इसी x को कैलकुलेट करना सीखना है, क्योंकि जैसे जैसे ये पर्सन यहां चलकर यहां आएगा, जैसे जैसे ये बंदा यहां चलकर यहां आ गया, तो हम कहते हैं कि बॉडी डिस्प्लेस होकर पीछे हो रही है। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? वो इतनी हुई। तो पर आप एक चीज देखो, जो सेंटर ऑफ मास है अब इधर चला गया, इसको यहां से देखो, ये बंदा यहां है, ठीक है? यहां से इसका मास m, इसका मास m, अब ये बंदा यहां आ गया तो इसका मास m, पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, अब सेंटर ऑफ मास यहां हो गया, तो दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आई सेंटर ऑफ मास, दैट इज x। तो ये x ही हमें कैलकुलेट करना है, ये x ही मुझे कैलकुलेट करना है। तो आपके पास ये जो C1 और C2 आया, बस ये क्या बन गया आपका? C1, और ये क्या बन गया आपका? C2।
तो 2 पॉइंट बनाना मैंने आपको सिखाया था, दैट इज C1, दैट इज C2। ओके, यहां पे मास M1, यहां पे मास M2। तो डिस्टेंस आपके पास x, यहां पे क्या करते थे आप 0 0, यहां पे क्या करते थे x0। चलो जी, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या चेक देते थे आप लोग, M1 x1 M2 x2 और M1 प्लस M2 बन गया, और ये x यहां आ जाएगा। क्लियर? तो नोट एक बात दिमाग में डाल लें, द सेंटर ऑफ मास जब वो इधर हुआ तो वो शिफ्ट होके इधर आया। तो यही तो बता रहा हूं कि जब ये पर्सन यहां आया, यहां देखो ये यहां आया, तो सेंटर ऑफ मास एक ब्लॉक के लिए तो वहां हुआ, पर जब वो जितना पीछे जाएगा ना, तो ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास हमेशा एक ही लाइन के ऊपर मिलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास नेवर शिफ्ट from their position. Center of mass never shift from their position. कि सेंटर ऑफ मास कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको वो समझो। मैंने कहा कि ये पर्सन इधर चल रहा है, चलने दो, चलकर जब वो इधर जाएगा तो ये प्लैंक धीरे धीरे पीछे की ओर जाएगा, जा रहा है। कितना पीछे आया वो x, मुझे यही कैलकुलेट करना है। पर आपने क्या देखा कि ये जब आदमी इधर जाएगा तो मास जिस तरफ ज्यादा होगा उसी तरफ, इसको आप इस एग्जांपल के तौर पे पढ़ो। तो ये पहले यहां था तो सेंटर ऑफ मास यहां, ये यहां चला गया तो ये, तो इसी प्रैक्टिकल को मैंने क्या किया, पीछे किया, तो C1 और C2 आ गया ना। तो C1 और C2 का फॉर्मूला, तो ये बात को आपको दिमाग में रखना है कि सेंटर ऑफ मास कभी भी शिफ्ट नहीं होता। नोट कर लीजिए बेटे। अब हम इसको एक छोटे से प्रॉब्लम के तौर पे पढ़ेंगे। आपको हमेशा प्लैंक्स को किस पे रखना है बेटे, स्मूथ सरफेस पे मिलेगा, आपको रफ सरफेस पे मानकर चलना है। जब चलेंगे तो इसके क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्लैंक कितना शिफ्ट हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सब चीजें हमें कैलकुलेट करनी सीखनी है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को समझो कि एक बोट है, उस बोट के ऊपर, आई थिंक ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं बेटे। एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि एक बोट है आपके पास, ठीक, और वो पानी में है, ठीक है, और इस पानी में वो है, हम कहते हैं कि उसका मास, इस बोट का मास 40 kg है बेटे। इसके अंदर एक बंदा है, उस बंदे का मास 80 kg है। क्लियर? अब वो ये कहता है कि यहां से वो यहां पे शिफ्ट हुआ। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये आदमी यहां से यहां आया, तो उसने टोटल 6 मीटर वाली बोट को ट्रेवल करके आया। 6 मीटर बोट के अंदर ही वो चल रहा है। तो कहता है कि फाइंड द मूवमेंट और displacement of
बोट। जाहिर सी बात है ये इस तरफ चलेगा तो बोट इस तरफ चलेगी बेटे। तो वो पूछ रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। क्वेश्चन समझो पहले कि एक बोट है, उस बोट का मास 40 केजी है और उसके अंदर 80 केजी का पर्सन साथ साथ चल रहा है। तो उसको आपने बताना है कि ये बोट कितना वो चला। सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपके पास है XCOM, M1 x1 प्लस M2 x2 ओवर M1 प्लस M2। ठीक है जी। तो ये दो पोजीशन आपके पास हो गए, C1 C2, ये पॉइंट हो गया 0 0, ये पॉइंट हो गया बेटे 6 0। क्लियर। इसको आपने क्या मानना है बेटे, जब सॉल्यूशन करने लगो तो रेस्ट पे। ठीक। अब ये वाला मास इधर शिफ्ट हो गया तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया बेटे 6 0। तो यहां वाला मास M1, यहां वाला मास क्या है बेटे M2। तो मास कहां पे शिफ्ट हुआ बेटा, ये 80 यहां आ गया। चलो तो सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला लगाओ बेटे, M1 0 क्योंकि वहां वाला तो मास गया। अब मास किसकी जगह पे आ गया, टोटल मास देखो यहां पे 80% का और 40 वोट का, टोटल मास आपके पास 120। तो M2 कितना हो जाएगा बेटे 80 इंटू 6 अपॉन में 120, 80 अपॉन में 6 अपॉन में 120 कितना आ जाएगा बेटे 0 से 0 2 4, कितना आ गया ये 4 मीटर आ गया। कितना आ गया ये बेटा 4 मीटर। अब ये 4 मीटर कौन शिफ्ट हुआ है, पर्सन। 4 मीटर कौन शिफ्ट हुआ है, मैन हुआ है। तो वोट कहां जाएगी बेटे, मैन के अपोजिट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 4 मीटर लेफ्ट, मतलब ये 4 मीटर पीछे की ओर आया है। नोट करिए, शाबाश। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऐसा प्रॉब्लम मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपके पास सपोज करो कि एक प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर 1 से 10 आदमी भी आ जाए। तो आप इसको सिस्टम में क्वेश्चन में करो। कहता है कि 3 पर्सन एक प्लैंक पे है, ए बी एंड सी। ए का मास 40 केजी, बी का मास 50 केजी, सी का मास 60 केजी। क्लियर। ए 40, बी 50, सी 60। वो कहता है कि जो बी है वो रेस्ट पे है। बी क्या है बेटे, रेस्ट पे। स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, मैं रफ कर दूंगा बेटे। रेस्ट पर है। कहता है कि इफ ए एंड सी इंटरचेंज, मतलब ए सी वाली जगह पे चला जाता है और सी ए वाली जगह पे आ जाता है, तो पोजीशन मतलब फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, कि बी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। बी इधर होगा, इधर होगा या यही रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि ए और सी में, ए यहां है, सी यहां है, ए सी की जगह पे, सी ए की जगह पे ट्रांसफर हुआ, तो ये कितना चेंज हुआ उसके ऊपर। देखो ये आया हुआ IIT एडवांस का क्वेश्चन है बेटे, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट हो गया बेटे। चलिए हमें ये बताना है कि इस सरफेस के ऊपर जो ये प्लैंक था कितना
डिस्प्लेस हुआ, राइट हुआ, लेफ्ट हुआ, सेंटर ऑफ मास ही चेंज होना है। मान लो ये 40, 50, 60 और 90, कितना हो गया मास? नेट मास तो निकाल ही लो बेटे, कितना हो गया? 40, 50, 60 प्लस 90, कितना हो गया? 4, 9, 18, 18 और 6, 24, 24 kg हो गया। क्लियर? 240 kg इसका मास आ गया। क्लियर? 240 kg आ गया। अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये सेंटर में है तो 60 इधर, तो ये सेंटर ऑफ मास इस तरफ ज्यादा बोलेगा, तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहां हो गया, और जब ये इधर आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा, तो ये दो डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। तो ये x हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। ओके, चलो अब एक बात सोचो कि ये इधर जा रहा है पॉजिटिव वाली साइड, ये इधर आ रहा है नेगेटिव वाली साइड, और ये रेस्ट पे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। प्लैंक पे ही चलना है, तो प्लैंक की लेंथ कितनी है बेटे? 4 मीटर। चलो सॉल्यूशन बनाते हैं। XCOL मास 40 इंटू 4 प्लस 50 इंटू, वो तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, रेस्ट पे है, प्लस 60 इंटू 4, पर ये किस साइड है? नेगेटिव वाली साइड है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। कितने? 2, 4, 0, ये 0, 160 माइनस 240 अपॉन 240, कितना आ जाएगा? -80 अपॉन में 240, तो ये आ गया -1/3। तो ये कितना शिफ्ट हो रहा है बेटे? कहीं ना कहीं प्लैंक यहां आना चाहिए या यहां जाना चाहिए। अगर ये सेंटर ऑफ मास -1/3 आया है, तो प्लैंक हमारा कहां जाएगा बेटे? प्लैंक हमारा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? प्लस का 1/3। तो देयरफॉर प्लैंक एंड बी displaced 1/3 राइट, 1/3 राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज कर लो कि यहाँ पे 1% और रख देता, 2% और रख देता, 3% और रख देता, 4%, बस आप ये वो डिस्टेंस देगा आपको, बस उससे मल्टीप्लाई, राइट में जाए तो प्लस, लेफ्ट में आए तो माइनस, सॉल्व करो, जो नेक्स्ट आ जाएगा वो माइनस में आया ना, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में जो फर्क आया वो इधर से ये वाली चीज चेंज हो गई, तो वो उतना ही राइट में प्लैंक चला जाएगा। शाबाश, नोट करिए, ये हुआ प्लैंक, एक वोट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं, जो कि वेज प्रॉब्लम है। क्लियर? बेटे जो नीट स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। एक स्मूथ सरफेस के ऊपर एक वेज पड़ा है, और उस वेज के ऊपर एक बॉल है, ठीक, और वेज का बेस 2.2 मीटर है,
वेज का बेस कितना है बेटे? 2.2 मीटर है। और इसका मास मान लो m है और इसका मास मान लो 10 m है। तो वो ये कहना चाहता है कि जब बॉल इधर आ जाएगी, सपोज करो, तो वेज की डिस्प्लेसमेंट किस साइड होगी? वेज की डिस्प्लेसमेंट किस साइड होगी? अपनी वेलोसिटी v से जब वो नीचे आता है। ये जो सरफेस है बेटे स्मूथ सरफेस है। कौन सा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। तो आप ये देखो कि ये कौन सी साइड आ रहा है? इस साइड आ रहा है, मतलब माइनस हो गया। तो वेज कहीं ना कहीं राइट में शिफ्ट करेगा। चलो तो वो ये पूछ रहा है कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ। बात समझ में आ रही है कि कितना ये राइट में गया। मान लो ये वेज इधर आ रहा है, मतलब वेज नहीं सॉरी ये बॉल इधर आ रहा है, तो इस धीरे धीरे पीछे की ओर जाएगा। वो कहता है कि कितना शिफ्ट हो गया जिससे सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, वही सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या था सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट? XCOM, M1 X1 M2 X2 ओवर में M1 प्लस M2। ठीक है, तो आपके पास M1 कितना है बेटे? 0 हो जाएगा, X1 क्योंकि 0 हो जाएगा, तो M2 M X कितना हुआ बेटे? 2.2। क्लियर? किस साइड है? नेगेटिव। टोटल मास M प्लस 10M कितना आ जाएगा? -2.2M अपॉन में 11 है। M से M कैंसिल, पॉइंट का 10 कितना आ गया बेटे? 2। तो आपके पास 0.2 लेफ्ट हो गया, 0.2 मीटर ये लेफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ये लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट आया है ना, ये लेफ्ट वाली साइड इतना -0.2 गया, तो ये जो वेज है कितना डिस्प्लेस हुआ बेटे? 0.2 मीटर राइट। नोट करिए, शाबाश। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, यू कैन बहुत इजीली से। क्वेश्चन नंबर 4। अब आप कहोगे कि सर इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, ये एडवांस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस जे। चेक कर सकते हो आप, लास्ट से लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक ऑफ मास m हैज ए सर्कुलर कट with a frictionless surface as shown in surface. As shown, the block rests on that horizontal frictionless surface. मतलब ये एक frictionless surface है। कहता है कि rest on the horizontal frictionless surface of a fixed table. Initially, the right edge of the block at x0. मतलब ये कहां पे रखा हुआ है बेटे? x0 पे रखा हुआ है। In a coordinate fixed to the table, a point mass m is released, मतलब इसको छोड़ा जाता है, छोड़ा गया, is released
फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप, तो बॉल जब छोड़ेंगे तो यहां पे तो आएगा बेटे, और यहां आने के बाद यहां गिर जाएगा। क्लियर? तो जाहिर सी बात है, एक मास जब सीधा आगे की ओर जाएगा तो बॉडी कुछ डिस्प्लेस होगी कि नहीं होगी? अगर ये आगे जा रहा है तो ये पीछे आएगा। तो पूछता है वो x कितना डिस्प्लेस हुआ। आगे पढ़ते हैं। मोस्ट पॉइंट पास शोन एंड शोन इन स्लाइड डाउन व्हेन द मास इज लूज कांटेक्ट विद द ब्लॉक। जब ये नीचे गिर गया तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक m। देखिए आप ये सोच रहे हैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ते ही क्वेश्चन आपका दिमाग कहेगा कि छोड़ यार नहीं करते ना, सोचो कॉन्सेप्ट लगाओ। अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन किए तो दिमाग तो लगाना बनता है ना, दिमाग लगाइए क्वेश्चन सॉल्व होगा। कौन सा मास शिफ्ट हो रहा है? ये कितना शिफ्ट हो रहा है? r। टोटल मास कितना है? m प्लस m। बस क्वेश्चन सॉल्व। कौन शिफ्ट हो रहा है बेटे? ये। इसको आपने किस में ले लेना है बेटे? रेस्ट। जो शिफ्ट हो रहा है, चलो थोड़ी सी जगह रहेगी ना, साफ करूं कि ना करूं? अरे यार यू आर एट ठाकुर फिजिक्स क्लासेस। क्वेश्चन सिंपल करिए। m कितना शिफ्ट हुआ बेटे? r। डन? अरे डन। टोटल मास m प्लस m। तो ये किस तरफ गया बेटे? राइट। तो ब्लॉक किस तरफ जाएगा? लेफ्ट। तो सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? माइनस mr m प्लस m। तो इसका मतलब जो ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है बेटे x, वो इतना हो रहा है। बस क्वेश्चन सॉल्व। लिखने में आपको जितना टाइम लगा होगा उससे कम टाइम में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। और आप कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन आपको प्रॉब्लम दिखे तो आप उसको कर सकते हैं बेटे। एडवांस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। शाबाश, नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बेटे? नदी किनारे एक बोट के ऊपर एक 55 kg का बॉय भाई बर्थडे पार्टी दे रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को, जिसका मास 65 kg है। जिसका मास 65 kg। क्लियर? बॉय ने क्या किया? बीच के ऊपर एक किश्ती हायर की, मतलब बोट हायर की, और वो 100 kg के बोट के ऊपर दोनों बैठ गए। बॉय चाहता है, दोनों किनारे पे है, ये अपना चप्पू चला रही है, ये चला रहा है, और ये अपना चप्पू चला रहा है। किश्ती बोट के अंदर तैर रही है, बोट पानी के अंदर तैर रहा है। क्लियर? और बोट की जो लेंथ है, हम मानते हैं कि इस लड़के को इस लड़की के पास जो केक कटवाना है तो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ट्रेवल करके जब वो इसके पास आएगा, फीलिंग मत लेना यार, जब वो इसके पास आएगा मतलब वो यहां आ गया, ठीक? तो उसके इसमें 2 क्वेश्चन है कि बोट कितनी शिफ्ट होगी। जब ये इधर गया तो
तो जाहिर सी बात है वोट इस साइड शिफ्ट होगी। एक तो आपको निकालना है वोट डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड हाउ मच सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस्ड। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है बेटे, बस मैंने थोड़े से कैरेक्टर बदल दिए। वहां पे सचिन और कपिल देव है, यहां पे मैंने बॉय और गर्ल। बॉय ने कहा कि मैं एक किश्ती के अंदर तेरे को बर्थडे पार्टी दूंगा और बर्थडे पार्टी पे तूने क्या करना है कि अच्छे से तैयार हो के आना है, हम वहां पे तेरा केक काटेंगे। क्लियर? जब केक काटेंगे तो कहता है कि जब दोनों मिले, एक पोजीशन पे दोनों मिल रहे हैं, जिस पोजीशन पे मिले तो जब ये इधर चलेगा तो जाहिर सी बात है हमारा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बोट भाई डिस्प्लेस होगी ही होगी, वो कितनी होगी। और कहता है कि जब इसका यहां पे जाना हुआ तो सेंटर ऑफ मास कितना चेंज हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, करिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैंने आपको कहा था कि जो शिफ्ट करता है आपने उसको सॉल्व करना है। कितना हुआ वो आपको देखना है बेटे। ये यहां से यहां गया तो इसका मास कितना है बेटे? 55। सेंटर ऑफ मास 55 कितना गया बेटे? 3। टोटल मास एक लड़के का एक लड़की का प्लस किश्ती का। चप्पा चप्पा चरखा चले, कितना चले? 55 प्लस 65 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 55 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटे? 5 5 0 6 5 11 11 और 1 12 12 12 12 12 का 2 2 और 1 2, राइट? पक्का? 4 कितना आ गया? 3/4, राइट? 3/4 राइट साइड। मतलब ये 3/4 गया तो वोट आपकी डिस्प्लेस कितनी हुई? 3/4 लेफ्ट। वोट कहां जा रही है बेटे? 3/4 लेफ्ट देंगे। चलो अब थ्योरी के अंदर चले जाओ। मैंने आपको क्या बोला था कि बोट कभी भी अपना सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करती। तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट इज 0, नोट डाउन। सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये क्वेश्चन बेटे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और एडॉप्स की बुक का है कि दो स्फीयर है आपके पास S1 एंड S2। S1 का रेडियस r और S2 का रेडियस 2r और दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है C2। तो वो ये कहता है कि इन दोनों के अंदर ये भी मास है, इसका भी और इसका भी मास है बेटे। कहता है दोनों का अपना अपना एक मास होगा। इसका मास मान लो m और इसका मास मान लो बेटे 5 है, रेडियस 2r। इसका मास m और इसका रेडियस क्या हो गया बेटे? r। तो वो ये कहना चाहता है कि भी S1 जो है S2 की तरफ कितना डिस्प्लेस हुआ या S2, क्योंकि मास बॉडी है तो दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशन से पहले क्या टच करेंगे? इन दोनों की टमी, दोनों का पेट टकराएगा। मतलब ये वाली चीज कहीं ना कहीं ऐसे और ऐसे टकराएगी, समझ रहे हो? जहां पर ये टकराती है तो आपको ये बताना है कि हाउ मच
स्मॉल स्फीयर मूव। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। मैंने बहुत इजी बात बताई, r यहां से माइनस करो, 2r यहां से माइनस करो तो दोनों के बीच में C1 और C2 बन जाएगा 9r का। शिफ्ट ये कर रहा है, शिफ्ट ये कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये आपको देखना है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय करने के साथ साथ आपको मेरी एक छोटी सी सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज करें। हमेशा लेक्चर देखते हुए आप जरूर एक बार एक लाइन लिखने में आपको जोर नहीं आता, पर जरूर लिखा करें। थैंक यू।